नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव के संग्राम में कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। वार पलटवार और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्पेशल फोकस नजर आ रहा है और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबाब पर है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। गुटबाजी के फेर में फंसकर प्रदेश की सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस शायद अपने अनुभव से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। उपचुनाव से पहले ग्वालियर कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी से कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं ने ग्वालियर में वर्चस्व की लड़ाई छेड़ दी है, जिसके चलते पार्टी में टकराव के हालात बन रहे हैं। ग्वालियर कांग्रेस में मचा घमासान। उपचुनाव की राह कैसे होगी आसान? तेजी से बढ़ रहा गुटबाजी का ग्राफ। कैसे पूरा होगा सत्ता में वापसी का ख्वाब? ग्वालियर में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के किस्से बार बार निकल कर आम हो रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ला से जुड़ा है। बालेंदु शुक्ला को कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। शुक्ला को मिले ओहदे का असर दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने उपचुनाव से पहले संगठन की नियुक्तियों में दखल देना शुरू कर दिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित 5 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस बीच जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि शर्मा के बीमार होते ही अंदर खाने बालेंदु शुक्ला उन्हें हटाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आनन फानन में एक निजी होटल में पार्टी की बैठक बुलाकर एक नए अंतरिम अध्यक्ष की मांग की। बालेंदु शुक्ला ने वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन नागौरी को जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग रखी, लेकिन बाकी नेताओं ने इसका विरोध कर दिया, जिससे बालेंदु शुक्ला बैकफुट पर आ गए। अब पार्टी के नेता बालेंदु शुक्ला की मांग को गलत बताते हुए इसे पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उपचुनाव के पहले बालेंदु शुक्ला ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारी बैठक थी, ये कांग्रेस के लोगों की बैठक थी और इसमें चर्चा हुई है। असंतोष की बात नहीं है। जब 10 लोग बातें करते हैं तो विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो यहाँ पर कोई असंतोष की बात नहीं है और अंततोगत्वा ये निर्णय, देखिए आज की जो बैठक है ये कोई औपचारिक बैठक नहीं है। ये कांग्रेस कमेटी के किसी विशेष व्यक्ति द्वारा औपचारिक बैठक नहीं की है। जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, कुछ पदाधिकारी लोग थे, तो ये मात्र चर्चा हुई है, यहाँ कोई निर्णय नहीं हुआ है। और चूंकि चर्चा में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, उससे बातचीत हुई। देखिए, ऐसा है कि अध्यक्ष को हटाने का बनाने का अधिकार है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उसका भी नियम होता है, या तो अध्यक्ष ये कह दे कि मुझे काम नहीं करना या वो रिजाइन कर दे, उस स्थिति में पार्टी निर्णय करती है। ये 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कोरोना की बीमारी के इलाज कारण दिल्ली गए हैं देवेंद्र शर्मा जी, और रात को लौटे आए, कल कहाँ गए हैं, स्वस्थ होकर आ गए। तो ये बात उठी क्यों? चुनाव का समय आ गया है। चुनाव के समय हमें भाजपा को हटाना है, अपने को हटाना नहीं है, हमको और बनाना है ना। तो इस तरह की मांग करना बिल्कुल अनुचित है और पार्टी संविधान के खिलाफ भी है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस में संगठन की नियुक्तियों को लेकर हो रही गुटबाजी को लेकर बीजेपी खुश है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में एक ही परिवार का अधिकार है, जिसके चलते उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय नहीं हो पाया। यही हाल प्रदेश के भीतर है। कांग्रेस में संगठन सिर्फ आजादी के पहले था, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे, लेकिन परिवारवाद ने कांग्रेस में संगठन को खत्म कर दिया। ऐसे में कांग्रेस से संगठन की उम्मीद करना बेमानी है। भाई, कांग्रेस तो एक तरह से एक परिवार पर आश्रित पार्टी है। उनके जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा, तो बाकी जिले के और प्रदेश के संगठन की क्या बात करें। देखिए, संगठन जो है सिद्धांतों के आधार पर चलता है। सिद्धांत सर्वोपरि होते हैं संगठन के लिए।
जहाँ परिवार और व्यक्ति सर्वोपरि हैं, वहाँ किसी भी तरह के संगठन की और संगठन सीख से चले, इसकी अपेक्षा करना मेरा मानना ठीक नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की गुटबाजी के लिए सिंधिया को जिम्मेदार ठहराते थे। अब जब सिंधिया कांग्रेस को अलविदा कह गए हैं, तब भी कांग्रेस के भीतर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले ही मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की अंतरकलह और गुटबाजी सामने आने लगी है। कांग्रेस बीजेपी में मचे घमासान पर नजर टिकाए बैठी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से उसको फायदा हो सकता है। सुवासरा उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन सुवासरा बीजेपी में गुटबाजी हरदीप सिंह डंग की मुश्किलें बढ़ा सकती है। हरदीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके राधे श्याम पाटीदार इस बार हरदीप के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राधे श्याम पाटीदार को चुनाव संचालक समिति का प्रभारी बनाया है। इस बीच 2018 के आम चुनाव में वायरल हुआ तथा कथित ऑडियो उपचुनाव से पहले फिर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्यामगढ़ बलवंत सिंह पवार 25,000 में कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग के लिए समर्थन जुटाने की बात कह रहे हैं और राधे श्याम पाटीदार को हराने की चर्चा हो रही है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के हुकुमचंद सावला के नाम की चर्चा भी इस ऑडियो में होती है। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के राधे श्याम पाटीदार ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उन्होंने कहा है 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से नहीं हारे थे, वो बीजेपी के भीतरघातियों ने हराया था। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह डंग का चुनाव प्रचार करना मेरे लिए अग्नि परीक्षा है। अभी तो चुनाव में तो मेरे को चुनाव संचालक का दायित्व संगठन ने दिया है। बाकी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, लगातार स्नेह प्रेम मिलता रहता है। मैं क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। निश्चित रूप से वो ऑडियो मैंने भी सुना है। मुझे भी बड़ा दुख पहुँचा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो पार्टी की पीठ में छुरा भोगते हैं। और उसमें सबसे दुखद तो ये है कि हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ आदरणीय हुकुमचंद जी सावला जी का नाम का उपयोग किया गया उसमें, और मामूली थोड़े से कोड़ियों के पीछे वो बिके हैं। तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए भी दुखद है और मेरे लिए तो निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भीतराघातियों की वजह से चुनाव में हार हुई है और मैं ही चुनाव नहीं हारा हूँ। ऐसे एक एक सीट मिलाकर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है। तो मैं तो ये संगठन से निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो ऐसे पार्टी के साथ रहकर पार्टी की पीठ में छुरा भोगते हैं, उन सब की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की अंतरकलह पर चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता दबी जुबान में अपनी बात कह रहे हैं। सुवासरा विधानसभा के प्रभारी बनाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार अहीर ने कहा है कि सुवासरा विधानसभा में बीजेपी में अंतरकलह ज्यादा है। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता दुखी हैं। दल बदल कर बीजेपी में गए लोगों को कार्यकर्ता सहन नहीं कर पा रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी दावा किया है मंदसौर जिले से बीजेपी के 4-5 जिला स्तर के नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे राधेश्याम जी पाटीदार ने जो एक पोस्ट डाली है, उसको लेकर लंबी चर्चा सब युवाओं में लेकर लंबी चर्चा चल रही है और इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह शुरू हो गया है और सुवासरा में जहाँ तक लगता है कि ये ज़्यादा होगा, क्योंकि सीधा की सीधा आरोप लगाया है कि 25,000 रुपये लेके काम किया था और वही मंडल अध्यक्ष लेके उनके उम्मीदवार को लेके घूम रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो ज़मीनी लोग हैं, जो मैदानी लोग हैं, जो बरसों से पार्टी के लिए झंडा उठा रहे हैं, उनको इस बात का बड़ा दुख है और वो लोग निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को कभी सहन नहीं कर पाएंगे। अपने 25 विधायक खो चुकी कांग्रेस सुवासरा में बीजेपी के अंतरकलह का फायदा उठाना चाह रही है और उपचुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास भी करेगी। ऐसे में बीजेपी को सुवासरा में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। जाकिर अब्बासी, बंसल न्यूज, सुवासरा। मुरैना जिले की महत्वाकांक्षी योजना ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराने के लिए प्रशासन पिछले 2 साल में 615 हेक्टेयर निजी और सरकारी जमीन रेलवे को नहीं दे पाया है। जमीन न मिलने के कारण रेलवे ट्रैक तैयार नहीं हो पा रहा और अब ये मुद्दा उपचुनाव में गरमाने जा रहा है।
मुरैना जिले के लोगों को सालों से ब्रॉडगेज ट्रेन का इंतजार है। बिरला नगर से सुमावली तक बड़ी लाइन तैयार करने के लिए मुरैना जिले में 326 हेक्टेयर और श्योपुर जिले में 288 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसके लिए मुरैना जिले में किसानों की 233 हेक्टेयर जमीन चाहिए, लेकिन राजस्व विभाग अभी तक 83.85 हेक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण कर पाया है। ऐसे में अब 2020 में बिरला नगर से सुमावली तक बड़ी लाइन बिछाने का काम शुरू हो पाना मुश्किल है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इसे राजनीतिक रूप देना शुरू कर दिया है। बीजेपी इस प्रोजेक्ट को क्षेत्र के विकास से जोड़कर देख रही है, तो कांग्रेस इसको बीजेपी का चुनावी जुमला बता रही है। कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना का कहना है कि कांग्रेस भले ही इसे जुमला बता रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ब्रॉडगेज चुनावी मुद्दा नहीं है। बीजेपी का कहना है कि वो मुरैना श्योपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री के वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जो नरेंद्र सिंह जी ने वायदा किया, वो वायदे को पूरा कर रहे हैं और काम शुरू होने वाला है। इसमें चुनावी जुमला कहा है। कांग्रेस को हर चीज में चुनाव दिखता है। चुनाव से इससे क्या लेना देना है। उनका जो लोगों ने डिमांड रखी थी नरेंद्र सिंह जी के सामने, वो उन्होंने पूरी की। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी को चुनाव के वक्त ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट की याद क्यों आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो 2009 में वादा किया था कि वो नैरो गेज को ब्रॉडगेज में तब्दील कराएंगे, तो फिर उस समय इस पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ। कांग्रेस 2 साल में भूमि अधिग्रहण न हो पाने पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव की वजह से बीजेपी ब्रॉडगेज के काम में तेजी लाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सुमावली, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ में किसी तरह का काम नहीं किया गया। अब चुनाव के वक्त बीजेपी जनता को लॉलीपॉप दे रही है। जो नैरो गेज से ब्रॉडगेज का जो सेंक्शन हुई थी, यूपीए सरकार में हुई, आदरणीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा उन्होंने स्वीकृति दी थी, और जब से उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से आज तक कोई काम नहीं हुआ है। नरेंद्र सिंह यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद अनु मिश्रा जी रहे, अब फिर नरेंद्र सिंह सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन ये योजना जस की तस है, वहीं की वहीं है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। ब्रॉडगेज का काम बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। 10 साल गुजर जाने के बाद भी जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हो पाया है। जानकारों का कहना है कि मुरैना जिले की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते बीजेपी ब्रॉडगेज के सहारे वोटरों को लुभाने का काम कर रही है। नैरो गेज के ब्रॉडगेज में जो काम की घोषणा हुई थी, उसको काफ़ी समय हो गया, करीब 10 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, और इतनी स्पीड से काम नहीं हो पाया जितनी अपेक्षित स्पीड से होना चाहिए। अभी तक काम के नाम पे कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। अभी तो मैं केवल भूमि अधिग्रहण का काम हुआ है, कुछ बामौर तक कुछ काम हुआ है, तो लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में कोई काम नहीं होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी केवल चुनावी जुमले के लिए इस काम को प्रयोग कर रही है। ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट से मुरैना, सुमावली, जौरा, कैलारस और सबलगढ़ के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। शायद इसी के चलते उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट का काम जल्दी कराने के लिए कलेक्टर को कहा है। बीजेपी उपचुनाव के चलते इस प्रोजेक्ट को महत्व दे रही है। बीजेपी की मंशा पर जनता कितना प्यार बरसाएगी, ये तो उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। बदनावर उपचुनाव में सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। कांग्रेस इस मसले पर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी भी स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर रही है। बदनावर के खिरवास में चल रही सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा उपचुनाव में गर्मा सकता है। फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता नाराज हैं। सियासी पार्टियों का कहना है कि इसके लिए प्रदेश की उद्योग नीति में बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि वो उपचुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और बेरोजगारी के मसले पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस अब उपचुनाव में इसे बीजेपी की वादा खिलाफी के रूप में लोगों के सामने रखेगी। इस उपचुनाव में हम इस मुद्दे को विधानसभा बदनावर
के क्षेत्र और बेरोजगारों के बीच ले जाकर रखेंगे और इस बात को आने वाले समय में आंदोलन के रूप में भी किया जा सकता है ताकि बेरोजगारों को कमी कर और रोजगार की ओर ले जा सके। स्थानीय लोगों को फैक्ट्री में काम न मिलने से बीजेपी भी खफा है। बीजेपी का कहना है कि आसपास के गांव के लोग रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। गांव के लोगों को उद्योग लगने का लाभ नहीं मिला, जबकि सभी को इससे फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही थी। बीजेपी का कहना है कि फैक्ट्री निर्माण के वक्त जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। विस्थापित हुए लोगों के ना तो मकान मिले और ना ही उन्हें कोई सुविधा मिली। बीजेपी इस मसले को आदिवासियों से भी जोड़ रही है। हमने सोचा था कि ये उद्योग क्षेत्र के विकास में कहीं न कहीं अपनी ऊंचाइयों को दर्शाएगा, किंतु आज जिस प्रकार से मेरे गांव के लोग भटक रहे हैं काम को रोजगार को लेकर, इस उद्योग का गांव को कोई फायदा नहीं मिला। जब इस उद्योग को लगाने के लिए नीति नियम के अनुसार एक प्रतिस्पर्धा रखी गई थी, लोगों को बुलाया गया था कि उद्योग यहाँ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। उस समय हमने इनका पूरा सपोर्ट किया था, पर आज देखने को मिल रहा है कि इस उद्योग से इस गांव को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो लोगों को हटाया था हमने। आज भी फैक्ट्री के आसपास के गांवों के शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन स्थानीय युवाओं से रोजगार का वादा करके भूल गया है, जिससे युवाओं में नाराजगी है, तो वहीं ग्रामीणों में भी इसको लेकर असंतोष है। ये बोल के भगा देते हैं कि अभी जगह खाली नहीं है और तो अब आप आवेदन दे जाओ, हम आपको फोन लगा देंगे, और मगर आज तक मेरे को नौकरी नहीं मिली और ना ही मेरे पास कोई फोन आया है। आपको सबको काम पे लगाया जाएगा, सबको मकान वकान सब कंप्लीट बना के दी जाएगा और सब पूरी व्यवस्था दी जाएगी। कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ गड्ढे मिला। ज़्यादा कुछ करना चाहे तो वहाँ जाके कलेक्टर साहब के वहाँ जाए, आदेश देवाने के आदेश भी दे दो, कोई बात नहीं। इनने ये बोले तो कि 13 मकान वाला के पानी बिजली रोड सड़क पूरी व्यवस्था दिया जाएगा और 13 मकान वाले के वंडर सीमेंट के अंदर नौकरी दिया जाएगा। किसी बात की कोई चिंता करने की बात नहीं है। इन लोगों ने हमें विश्वास दे के यहाँ ला के डाल दिया। इस उद्योग के लगने से स्थानीय लोगों को कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है और उल्टा इनके उद्योग लगने से इस रोड की हालत ख़राब कर दी है। इन्होंने रोड पे दोनों साइड इनके वाहन खड़े रहते हैं, 4 लेन तक इनके वाहन खड़े रहते हैं। अभी वहाँ पे देखो वाहन फंसा हुआ था और साइड में गड्ढे हो गए हैं। इन्होंने इस नाले के ऊपर इसके कारण पिछले वर्ष भी लोगों के घरों में पानी घुस गया था, लोगों की फसलें खराब हो गई थी। लेकिन ये उद्योग जो लगा है ये हमारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। बदनावर में जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसमें इस मसले को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा देखने को मिल सकता है। शायद यही वजह है कि सियासी दल फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। उपचुनाव की दहलीज पर खड़े बदनावर के युवाओं को हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी सभी सीटें काफी अहम हैं। हर एक सीट का अपना अलग सियासी समीकरण और सियासी दांव-पेच हैं। हाट पिपलिया के उपचुनाव में भी इस बार जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आज आपको बताते हैं हाट पिपलिया विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। पूरे प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल मालवा की हॉट सीट हाट पिपलिया का है। हाट पिपलिया उपचुनाव में इस बार जातिगत समीकरण भी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। यहाँ सिंधव, पाटीदार, खाती, अल्पसंख्यक, ठाकुर, ब्राह्मण समेत कई जातियों का प्रभाव है। आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर खाती समाज से मनोज चौधरी कांग्रेस पार्टी से विधायक बन चुके हैं, तो ठाकुर समाज से राजेंद्र सिंह बघेल को जनता विधानसभा पहुंचा चुकी है। ब्राह्मण समाज से दीपक जोशी भी यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में जातिगत समीकरणों के लिहाज से हाट पिपलिया की सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस उपचुनाव में जातिगत समीकरणों को नहीं मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि हाट पिपलिया में जातिगत समीकरण कोई मुद्दा नहीं होगा, बल्कि दल बदल और मनोज चौधरी का कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होना ही मुख्य मुद्दा होगा। पिछले 40 सालों में जितने चुनाव हुए हैं आप उठा के देखेंगे तो जिस जाति के विधायक रहे हैं उनका अमूमन मैं समझता हूँ कि 8% से लेकर 10-12% तक की बाहुल्यता है। हाट पिपलिया विधानसभा में कभी भी जातिगत मसला नहीं चला है।
पिछली बार जो चुनाव हुआ था निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रेजेंट एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। ये बात हमको स्वीकार करना चाहिए। दीपक भाई ने कितने ही काम कर लिए हों, कितने ही दौरे कर लिए हों, उनके खिलाफ माहौल था। मैं समझता हूँ कि उस समय अगर किसी को भी टिकट मिलता तो वो निश्चित रूप से चुनाव अच्छे से जीतता। जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया था नए खून को, नए विज़न को, परंतु अगर वो धोखाधड़ी करी उसने जनता के साथ तो इस तरीके से 3 तरीके का आक्रोश इस विधानसभा में देखने को मिलेगा और अंतोगत्वा इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। वहीं बीजेपी जीत का दावा करते हुए कह रही है कि जनता उसके साथ है, सभी जातियां उसके साथ पहले भी रही हैं और इस चुनाव में भी खड़ी हुई नजर आएंगी। हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव में किसी प्रकार का कोई जातिगत आधार को लेके चुनाव नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव में खाती समाज, ठाकुर समाज, सेंधव समाज, पाटीदार समाज, कलोता समाज और अनुसूचित जाति वर्ग की बहुलता समानता के साथ सभी जातियों का समावेश उस हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव में है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों में अपने काम के आधार पर मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं उसके आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस सीट पर खाती, ठाकुर, ब्राह्मण समाज से विधायक चुनकर आते रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि हाटपिपलिया सीट पर चुनाव किस ओर जाता है और किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। फिलहाल दावे और वादों का दौर जारी है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास।